बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको TrueNAS कोर 13 की इंस्टॉलेशन और बेसिक सेटअप के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, TrueNAS है क्या? फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क अटैच स्टोरेज सॉफ्टवेयर है। आप इसके अंदर इजीली अटैच सेंट्रलाइज स्टोरेज टू योर नेटवर्क दैट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस। TrueNAS हैज़ मैनी अदर फीचर्स बिल्ट इन, लाइक आप कह सकते हैं कि प्लगइन्स हैं इसके अंदर दैट प्रोवाइड वन क्लिक इंस्टॉलेशन, होम असिस्टेंट एंड अदर एबिलिटी। आप इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हैं। बिल्ट इन रेप्लिकेशन है जिसको आप आप कह सकते हैं कि आप डिजास्टर रिकवरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी ऑन साइड है या ऑफ साइड है। TrueNAS इज़ अ रियली कूल प्रोजेक्ट एंड इज़ वन ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसकी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। TrueNAS, डाउनलोड TrueNAS कोर। अब TrueNAS मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। 64 बिट CPU, मिनिमम आपकी 8 GB रैम होनी चाहिए। इससे कम होगी तो इंस्टॉलेशन नहीं होगी। रिकमेंडेड 16 GB है। 16 GB बूट ड्राइव, SSD इनकरेज। अगर आप इंस्टॉलेशन जो आपकी ड्राइव है वो SSD होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट वन अटैच डिस्क, नेटवर्क पोर्ट, हार्डवेयर रेड नॉट रिकमेंडेड। आपने यहाँ सॉफ्टवेयर में आना है और यहाँ से फ्री NAS पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से डाउनलोड TrueNAS कोर आपने यहाँ क्लिक करना है तो उसकी डाउनलोड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने फॉर टाइम सेविंग ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसको आप इसको फ़िज़िकल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने फ़िज़िकल मशीन पे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको बूटेबल USB बनानी पड़ेगी। मैंने इसका ISO डाउनलोड किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मैं इसको एज अ Hyper-V के अंदर इंस्टॉल। न्यू पे आते हैं, वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। यहाँ आप नाम रख लें, मैं TrueNAS ही इसका नाम रख लेता हूँ और यहाँ से आप अपनी जो आपकी वो है स्पेस, उसके अकॉर्डिंगली आप जहाँ इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं आप इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट करते हैं जनरेशन 1। यहाँ से आपने मिनिमम जो रैम है वो 8 GB है। मैं इसको 10 GB असाइन कर देता हूँ। लैन कार्ड असाइन करता हूँ इसको। डिफ़ॉल्ट में यही रहने देता हूँ 127 GB। नेक्स्ट करता हूँ। इंस्टॉलेशन इसको पा देना है इमेज का। मेरा चूँकि डेस्कटॉप पे पड़ा है, डेस्कटॉप पे TrueNAS वर्जन 13 सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। यहाँ से सेटिंग पे आता हूँ। मैं यहाँ इसके प्रोसेसर जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 7 प्रोसेसर कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन से पहले भी ऐड कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर हमने पूल क्रिएट करना है। पूल के लिए आपको एक्स्ट्रा हार्ड डिस्कें चाहिए। पहले मैं इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं स्पेस बार करके पास कर लेता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है कि बूट TrueNAS इंस्टॉलर। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं करते तो तब भी फर्स्ट ऑप्शन को ये स्टार्ट लेगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ से। मैं जूम कर लेता हूँ इसको यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल। आप हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अगर आपने अपग्रेड करना है तो तब भी आपने फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। ओके करना है यहाँ से आपने। ओके, यहाँ से आपने पार्टीशन सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी मल्टी पार्टीशन होगी तो आपको यहाँ अपीयर हो जाएगी। आपने जिस पार्टीशन पे इंस्टॉल करना है वहाँ से आपने स्पेस बार को उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। इसको प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन यस कर देना है। यहाँ आपने रूट का पासवर्ड सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कि ये पासवर्ड आपको याद रहे, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद यही पासवर्ड यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ TrueNAS कैन बूट इन ईदर बायोस और UEFI। आप बूट वाया UEFI भी कर सकते हैं और वाया बायोस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ बायोस पे, क्रिएट स्वैप
अब ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने आपकी मशीन के रिसोर्सेज कितने हैं। TuneOS installation on DO0 succeeded. Please reboot and remove the installation media. अब सबसे पहले आपने, आपकी अगर USB है तो आपने USB रिमूव करनी है। मैं यहाँ से इसको इजेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसको रीबूट सिस्टम करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अगर आप USB नहीं निकालेंगे तो ये बार बार इंस्टॉलेशन मोड पे ही रहेगा आपका। कंसोल सेटअप, कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस, ऑप्शन 1 कॉन्फ़िगर, अगर ऑप्शन 2 इसकी है कॉन्फ़िगर लिंक एग्रीगेशन। यहाँ से अगर आपने कोई इसकी सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। द वेब यूज़र इंटरफेस इज़ एट IP आ रहा है HTTP 192.168.10.164। आप अगर यहाँ से किसी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप DOS मोड में कर सकते हैं। मैं इसको GUI मोड में चेंजेस करूँगा तो मैं यहाँ से ये IP जो है अपने ब्राउज़र में मेंशन करके इसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करता हूँ। अब मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ यहाँ से, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। 192.168.10.164 TuneOS का इंटरफेस आ गया। यहाँ यूज़र नेम, रूट और पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था वो आपने यहाँ मेंशन करना है और इसको लॉगिन कर लेना है। ये इसका डैशबोर्ड का इंटरफेस आ गया। अब सबसे पहले यहाँ सिस्टम इंफॉर्मेशन, प्लेटफॉर्म, जेनेरिक, वर्जन क्या है TuneOS का 13.0, होस्ट नेम TuneOS.local, अप टाइम 2 मिनट्स, CPU आपको बता रहा है थ्रेड जो मैंने सेटिंग के दौरान रखे थे, 10 GB रैम आपको मेमोरी शो कर रहा है, ZF कैशे, इसी तरह इंटरफेस का IP। यहाँ से अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आप अगर इसका IP चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगर, आप यहाँ से इसको सेटिंग में आके आप इसका IP चेंज कर सकते हैं। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले स्टोरेज पे आते हैं। स्टोरेज के अंदर पूल्स पे आते हैं। अब यहाँ अगर मैं ऐड करता हूँ, क्रिएट पूल करता हूँ, तो यहाँ कोई हार्ड डिस्क नहीं है। आप यहाँ सबसे पहले मुझे अब यहाँ हार्ड डिस्कें ऐड करनी है। हार्ड डिस्कें ऐड करूँगा तो तब पूल इसका क्रिएट होगा। इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो जब तक आप पूल क्रिएट नहीं करेंगे तो वो फंक्शन नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर पहले हार्ड डिस्कें ऐड करता हूँ और फिर दोबारा इसी जगह आता हूँ। इसको यहाँ आते हैं, मैं इसको शट डाउन करता हूँ, मशीन को सेटिंग पे आता हूँ, ऐड हार्ड डिस्क, यहाँ से ऐड करता हूँ हार्ड ड्राइव, ऐड न्यू, नेक्स्ट करते हैं, फिक्स, यहाँ आप इसका नाम रख लें डी ड्राइव और यहाँ से आप पाथ दे दें इसका, सेलेक्ट कर लें। इस पाथ को कॉपी कर लें आप ताकि बार बार आपको, सॉरी प्रीवियस, यहाँ मैं 10 GB दूंगा इसको। नेक्स्ट, फिनिश करते हैं इसको। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं फॉर टाइम बिंग इसको यहाँ पास कर लेता हूँ। अप्लाई करते हैं इसको और दोबारा ऐड हार्ड ड्राइव पे आते हैं, SCSI कंट्रोलर, हार्ड ड्राइव, न्यू, सेम प्रोसीजर, यहाँ सेम आपने स्पेस देनी है। फिनिश करते हैं, एक और हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ये मेरी तीसरी हार्ड डिस्क है जो मैं 10 GB की इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ।
3 हार्ड डिस्कें होगी DEF। ओके करता हूँ इसको। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। अब ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं रूट और पासवर्ड, अब मैं आता हूँ दोबारा स्टोरेज पे, पूल, ऐड, क्रिएट पूल। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो 3 हार्ड डिस्कें ऐड की थी 10 GB की, ये आ गई। अब मैं तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करके, आप अगर सजेस्ट लेआउट करेंगे तो आपको बता देगा, ये तब भी इधर ही ले आएगा इनको। आप इनको सिलेक्ट करके इस एरो को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर सबसे पहले आपने नाम देना है, और जब तक आप नाम नहीं देंगे तो ये क्रिएट वाला जो टैब है ये अपीयर नहीं होगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ लार्ज डाटा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे इस टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गई, स्ट्रिप, मिरर, रेड जी। अब ये क्या है, जिस तरह आप रेड कॉन्फ़िगर करते थे, स्ट्रिपिंग, मिररिंग, रेड 5, रेड 6, ये वही चीज़ है। अब मेरे पास क्योंकि 3 हार्ड डिस्क हैं इस वजह से ये रेड जी शो कर रहे हैं। अब रेड जी क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। रेड Z versus RAID Z2, RAID Z3. RAID Z, sometime called RAID Z1, will provide a record of each unique data block so that it can recover from the failure of any single disk on UDEV. In this case, the data is automatically distributed across the disk in the most optimal way. RAID Z1 is particularly an एनालॉग ऑफ रेड 5। आप इसको रेड 5 भी कह सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली रेड 5 कन्फिगर करते हैं, ये बिल्कुल उसी की कॉपी है। एज इट यूज सिंगल प्रायोरिटी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू गेस दैट फॉल्ट टॉलरेंस विल बी द सेम, दैट इज़ देयर मे बी पॉसिबल फेलियर ऑफ अ ड्राइव। रेड जी में क्या होगा, फॉल्ट टॉलरेंस होगी। इट यूज 2 प्रायोरिटी ब्लॉक्स, 2 डाटा ब्लॉक्स। आपकी 2 हार्ड डिस्कें चली जाएंगी इसके अंदर। आप इसको रेड 6 जिस तरह आपका काम करता है, ये सिंपल सेम रेड 6 हो जाएगा। और इसमें आपकी जो डिस्क है, नंबर ऑफ द मैक्सिमम डिस्क इज़ एटलीस्ट 4। आपकी 4 हार्ड डिस्कें होंगी तो तब आप Z जो है वो 2 आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। अब मेरी 3, इस वजह से मुझे ये ऑप्शन शो ही नहीं हो रही। अब रेड Z3 जो है, इसमें मिनिमम आपकी 5 हार्ड डिस्कें होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 हार्ड डिस्कें होंगी तो तब आपकी ये वाली ऑप्शन अपीयर होगी। इसमें आपकी सेम उसी तरह हार्ड डिस्कें जो है, द एबिलिटी ऑफ सर्वाइव डैमेज अप टू 3 डिस्क। रेड Z3 इज़ रेयरली यूज ड्यू टू इट्स साइज। इट इज़ आल्सो नॉट अ स्पेस एफिशिएंट एज अदर रेड Z ऑप्शन। वापस आते हैं, जब आपकी 4 हार्ड डिस्कें होंगी तो आपको रेड Z2 अपीयर होगी, और अगर आपकी 5 हार्ड डिस्कें होंगी तो आपको रेड Z3 भी या ऑप्शन यहाँ अपीयर होगी। फिलहाल मैं रेड Z को इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये एज अ रेड 5 के तौर पे काम करेगा। इसको यहाँ से सिलेक्ट होगी। अब यहाँ से मैं इसको क्रिएट करता हूँ, कन्फर्म और क्रिएट पूल। ये आ गया लार्ज डाटा। अब यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ ऐड डाटा सेट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सबसे पहले आपने इसका नाम रखना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ इसको पूल 1 कर देता हूँ। ट्यूटोरियल है इस वजह से मैं ये बाकी सेटिंग नहीं कुछ कर रहा, और यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। अगेन इसके अंदर आके मैं ऐड डाटा सेट कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ शेयरिंग डेटा, और यहाँ से सबमिट करवा देता हूँ इसको। लार्ज डेटा इसके अंदर पूल 1 और इसके अंदर मैंने शेयरिंग डेटा कर दी। अब अगर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन में यहाँ एडिट परमिशंस भी हैं। अब ये परमिशन कैसे सेट होंगी, पहले मुझे यूज़र को क्रिएट करना पड़ेगा। यूज़र के लिए मैं अकाउंट्स पे आता हूँ, अकाउंट्स और यूज़र्स पे आ जाता हूँ। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट एक रूट यूज़र बना हुआ है। मैं यहाँ से ऐड पे आता हूँ और यहाँ फुल नेम कामरान अवान और यूज़र नेम कामरान कर देता हूँ।
ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसको आपने सेलेक्ट करना है और परमिशन आपने अपने अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ से सबमिट करते हैं, यहाँ ये आ गया। अब वापस आता हूँ मैं स्टोरेज पे, पूल्स, शेयरिंग डेटा, और यहाँ से मैं एडिट परमिशन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ मैं इस जूम कर लेता हूँ, यहाँ ड्रॉप मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ और ये यूज़र मैंने क्रिएट किया था कमरान, उसको सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई यूज़र, और यहाँ से ग्रुप को भी मैं कमरान को सिलेक्ट करके अप्लाई ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ से परमिशन रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ शेयरिंग पे और यहाँ से विंडो शेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड पे आता हूँ, यहाँ से मैंने पाथ सिलेक्ट करना है, शेयरिंग डेटा इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गया मेरा पाथ, और यहाँ से मैं इसको सबमिट करवा देता हूँ। अनेबल सर्विस आपने करनी है, द SMB सर्विस हैज़ बीन अनेबल, क्लोज करते हैं। कन्फिगर नाउ, सेलेक्ट ACL, यहाँ से आपने रिस्ट्रिक्टेड पे आ जाना है, कंटिन्यू करना है इसको। यहाँ से सिर्फ मैं इसी यूज़र, अपने वाले यूज़र को परमिशन दे रहा हूँ इस पे, इसके अलावा किसी और को नहीं, यूज़र का कमरान और ग्रुप का कमरान, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं इन सब को, यहाँ मैं राइट क्लिक करके मैप ड्राइव पे आता हूँ। अब यहाँ मैं मेंशन करता हूँ 192.168.10.164 जो IP था, और आगे मैं उस फोल्डर का पाथ लिखूँगा, नाम जो शेयरिंग डेटा, और यहाँ से कनेक्ट यूजिंग डिफरेंट क्रेडेंशियल फिनिश करता हूँ। अब यहाँ से मुझसे यूज़र नेम मांग रहा है जो मैंने क्रिएट किया था उसके ऊपर, जिसको मैंने परमिशन असाइन की थी। यहाँ मैं पासवर्ड मेंशन करूँगा और यहाँ से रिमेंबर इसको करवा दूँगा ताकि बार बार मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड ना देना पड़े। ये मेरी ड्राइव आ गई। अब अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो ये मेरी शेयरिंग डेटा ड्राइव आ गई जो मेरी नैस की है। अब इसके अंदर मैं आपको फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, और इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरे शेयरिंग जो मैंने ड्राइव्स की थी उसके अंदर मैंने अपना डेटा पेस्ट कर लिया। इस तरह आप इसको अपने नेटवर्क से कहीं से भी एक्सेस करके अपना डेटा इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे यूज़र ऐड करने हैं तो आप मतलब किसी दूसरे यूज़र को परमिशन देनी है तो फिर आप उस दूसरा यूज़र पहले ऐड करेंगे और फिर उसको इस फोल्डर पे उसको परमिशन असाइन कर देंगे। मैं वापस आता हूँ यहाँ। अब इसके दूसरे फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आते हैं सिस्टम पे और यहाँ जर्नल के अंदर, यहाँ से आप इसका टाइम जोन में आपको जूम कर लेता हूँ। टाइम जोन आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मेरा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ एशिया कराची, एशिया कराची। इसी तरह वेब इंटरफेस IP वर्जन 4 अभी डिफ़ॉल्ट 0 है, इससे कोई भी एक्सेस कर सकता है। आप किसी स्पेसिफिक IP को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको IP वो इंटर कर देंगे। इसी तरह आप इसकी वेब पोर्ट जो है डिफ़ॉल्ट 80 और 443 है। अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहते हैं लाइक 8080 या 8090 जो भी आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पोर्ट चेंज कर सकते हैं। पोर्ट चेंज करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे सेव एंड सेव कन्फिग। अब ये सेव और सेव कन्फिग क्या है? ये सेव कन्फिगेशन है। जिस तरह आम राउटर के अंदर हम सेटिंग करके उसकी कन्फिगेशन को सेव कर लेते हैं, इसी तरह आप TrueNAS के अंदर आप सेटिंग करके कंप्लीट सेटिंग करने के बाद आप इसकी सेव कन्फिगेशन कर सकते हैं। इस सेव कन्फिगेशन का फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी वजह से आपका OS करप्ट हो जाता है या कोई भी रीज़न हो सकती है
तो आपने अगर सेव कॉन्फ़िगरेशन की होगी, आप दोबारा इंस्टॉलेशन के बाद या आप इसको किसी और दूसरे ट्यूनएस पे आप इस सेव कॉन्फ़िगरेशन को आप जब रीस्टोर करेंगे तो जो आपकी सेटिंग होगी एज़ इट इज़ सेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। इस तरह जो आपकी हार्ड डिस्क के साथ प्लग इन है वो एज़ इट इज़ आपकी आ जाएंगी, मतलब जो आपने सेटिंग की होगी वो एज़ इट इज़ वापस आ जाएगी, जैसे वो पहले काम कर रहा था एज़ इट इज़ हो जाएगा। जब भी आपको कोई चेंजेस करनी हो तो पहले आप इसकी सेव कॉन्फ़िगरेशन कर लें, ताकि अगर कोई मसला होता है तो आप उसको रिवर्ट कर सकें। मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, कंफर्म। इसके बाद मैं अकाउंट्स पे आता हूँ, यूज़र पे आता हूँ और यहाँ रूट यूज़र है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे एडिट की ऑप्शन है, यहाँ आता हूँ, यहाँ ईमेल की ऑप्शन है। ये ईमेल अगर आप यहाँ ईमेल एंटर करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी लेट्स सपोज आपकी हार्ड डिस्क फेलियर होती है या आपकी डिस्क ओवरलोड होती है या किसी किस्म का नैस आपके ट्यूनएस में कोई इशू होता है, तो जो ईमेल आपने इसके अंदर ऐड किया होगा उस पर आपको अलर्ट मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। आप टाइमली आपको अलर्ट मैसेज मिल जाएंगे और टाइमली आप इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद इसके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे आ जाते हैं और यहाँ 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप गूगल ऑथेंटिकेटर से भी आप इसको ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं या लॉस्ट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ट्रूनेस की जो है ना एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप इसको सेव करें, अनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके बाद टास्क पे आ जाते हैं, स्मार्ट टेस्ट पे आते हैं और यहाँ मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आप अगर यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी ड्राइव्स आ जाएंगी। अगर आप यहाँ करते हैं तो ऑल ड्राइव, तो आपकी सारी ड्राइव सेलेक्ट हो जाएंगी। टाइप क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, कन्वीनियंस है, ऑफलाइन है, यहाँ से वो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ से स्केड्यूल आप लगा सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली कस्टम कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट है क्या चीज़, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे है ऑफ टेस्टिंग हार्डवेयर ड्राइव्स। आप अपनी हार्डवेयर ड्राइव को आप टेस्ट करने के लिए आप जिस ड्राइव को एक या सारी को करना चाहते हैं तो इस तरह आप अपनी हार्ड ड्राइव को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रेप्लिकेशन टास्क पे, यहाँ से आप रेप्लिकेशन टास्क कर सकते हैं। आप अगर यहाँ आप सोर्स लोकेशन मेंशन करेंगे ऑन सिस्टम ऑन अ डिफरेंट सिस्टम, इसी तरह डेस्टिनेशन लोकेशन आप मेंशन करेंगे। आप एक यानी कि ट्यूनएस से दूसरे ट्यूनएस के साथ आप इसको रेप्लिकेट करवा सकते हैं, चाहे वो आप ऑन साइड हो या ऑफ साइड हो। आप जो सेटिंग कर देंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा है वो उसके साथ सिंक होता रहेगा। इस तरह का आप यूँ भी समझ लें कि अगर आप इसको डिजास्टर रिकवरी के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे है स्क्रब टास्क, अगर इसको क्लिक करता हूँ, स्क्रब के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट स्क्रब टास्क क्रिएटेड है। आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर मज़ीद। अब ये स्क्रब है क्या, ये ट्यूनएस के अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा फॉर एनी एरर्स को चेक करता है। अगर कोई एरर होगा तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका डाटा का साइज़ क्या है। इसके बाद नेटवर्क पे आ जाते हैं, नेटवर्क समरी, यहाँ आपको शो कर रहा है आपका लैन कार्ड का नाम और आपका आईपी एड्रेस। डिफ़ॉल्ट रूट क्या है, नेम सर्वर आपको यहाँ शो कर रहा है। इसी तरह इंटरफेसेस पे आ जाते हैं, यहाँ आपको लैन कार्ड शो कर रहा है। अगर आपने लैन कार्ड की सेटिंग करनी है तो यहाँ से आप एडिट में आके आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। अब ये DHCP पे चल रहा है, अगर मैं इसको अनचेक करके मैन्युअली देना चाहता हूँ तो यहाँ मैं मैन्युअली इसको IP असाइन कर सकता हूँ। मज़ीद ऐड करने हैं लैन कार्ड तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह स्टैटिक रूट्स है इसके अंदर, आप यहाँ से स्टैटिक रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डेस्टिनेशन, गेटवे, डिस्क्रिप्शन। स्टोरेज पे आते हैं, स्टोरेज के अंदर स्नैपशॉट्स। होप सो आपको स्नैपशॉट का आइडिया होगा। हाइपर वी के अंदर जिस तरह हम चेक पॉइंट लगाते हैं इस तरह आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप अपने स्नैपशॉट्स को रिवर्ट कर सकते हैं, तो वही सेटिंग होगी जहां से आपने स्नैपशॉट ली होगी। इसके बाद आ जाते हैं सर्विसेज पे आते हैं। अभी इसके अंदर डिफरेंट आपकी सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज आपको चाहिए वो यहाँ से आप उसको अनेबल कर सकते हैं। लाइक अगर FTP चाहिए तो आप यहाँ से FTP अनेबल करके यहाँ से स्टार्ट ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप सेटिंग करते हैं मज़ीद
तो आप यहाँ से जिस तरह पोर्ट चेंज करनी है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट 21 होती है, आप अगर पोर्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पोर्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह जो जो सर्विसेज आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं। SMB, SNMP, SSH, जो आपको सर्विसेज चाहिए वो आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। इसी तरह प्लगइन पे आ जाते हैं। अब चूज़ पूल फॉर प्लगइन एंड जेल स्टोरेज, यहाँ से मैं लार्ज डेटा सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा चूज़ के आपके जो प्लगइन है वो कहाँ इंस्टॉल हो। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ चूज़। अब ये इसके यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ IX सिस्टम। अब ये इसके प्लगइन्स हैं। अगर मैं यहाँ कम्युनिटी पे आता हूँ तो यहाँ प्लगइन चेंज हो जाते हैं। आपको जो प्लगइन चाहिए आपने सिंपल यहाँ से इंस्टॉल करना, क्लिक करना है, वन क्लिक करना है तो ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन आपके इंटरनेट और आपकी स्टोरेज पे। इसके बाद रिपोर्टिंग पे आ जाते हैं। अब यहाँ आपको CPU की यूजेज दिखा रहा है, सिस्टम लोड कितना है। यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो CPU, डिस्क, मेमोरी, नेटवर्क, अगर NFS पार्टीशन, मैं नेटवर्क को क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये नेटवर्क का मुझे ग्राफ शो कर देगा। इस तरह आप जिस चीज़ को चेक करना चाहते हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वर्चुअल मशीन पे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं वर्चुअल मशीन। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं सबसे ऊपर है, इसके स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 पे आके आपने जो इसका मीडियम है, जो इंस्टॉलेशन मीडिया वो आपने प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ विंडोज़ है, लिनक्स है, FreeBSD, आपने क्या इंस्टॉल करना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके अकॉर्डिंगली आपने नीचे नाम और यहाँ से सेटिंग करनी है, UEFI है या BIOS करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप IP दे के नेक्स्ट करते रहेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह नीचे आ जाते हैं डिस्प्ले सिस्टम प्रोसेस। अब ये आप मुझे शो कर रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन CPU की कितनी यूज़ ले रही है। इसके नीचे शेल, जिस तरह विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होती है, इसके अंदर शेल है। अब यहाँ इसको एज अ कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर आ जाते हैं टॉप पे, ये इसका टास्क मैनेजर है। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये टास्क मैनेजर जिस तरह विंडोज़ के अंदर है, ये इसका टास्क मैनेजर। इसके साथ अलर्ट, जो भी अलर्ट होगी वो यहाँ आपको अलर्ट में शो कर देगा इस बेल आइकन पे। इसके साथ सेटिंग है, सेटिंग के अंदर चेंज पासवर्ड, अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, प्रेफरेंसेस, API कीज़ और अबाउट। प्रेफरेंसेस में आते हैं, यहाँ चूज़ थीम, अगर आप यहाँ से थीम चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट प्रेफरेंसेस करूँ तो इसका ये थीम चेंज हो जाएगा। ये मैं फ़िलहाल डार्क ही रहने देता हूँ। इस तरह अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई थीम लगाना चाहते हैं तो क्रिएट अ न्यू थीम कर लें इसके अंदर। अब यहाँ ऊपर आते हैं, लास्ट में लॉग आउट है, रीस्टार्ट है, शट डाउन इसकी ऑप्शन है। होप आपको समझ आ गया होगा कि TuneOS क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।